सभी को मेरा नमस्कार एवं शुभ संध्या। IFPH द्वारा आयोजित हिंदी वेबिनार श्रृंखला के इस दैनिक भाग में 1115वें भाग में आप सभी का स्वागत है। वेबिनार की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। सभी का धन्यवाद। हमारे आज के वक्ता और हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह हैं। डॉक्टर सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह होम्योपैथिक जगत के एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद एवं विद्वान व्यक्तित्व हैं। डॉक्टर सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह वर्तमान में श्री महालक्ष्मी महिला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के फार्मेसी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। सर ने होम्योपैथिक फार्मेसी के क्षेत्र में शिक्षण, अनुसंधान एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को न केवल विषय की गहराई समझाई है, बल्कि उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नैतिक मूल्यों से भी समृद्ध किया है। आपका शैक्षणिक अनुभव विषय की गहन समझ तथा औसत निर्माण, मानकीकरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपका विशेष मार्गदर्शन विद्यार्थियों एवं चिकित्सकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। डॉक्टर सिंह का मानना है कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की सफलता केवल सिद्धांतों पर ही नहीं, बल्कि शुद्ध, सटीक एवं वैज्ञानिक रूप से तैयार की गई औषधियों पर भी आधारित है। इसी दृष्टिकोण के साथ वे निरंतर शिक्षण एवं प्रशिक्षण में संलग्न रहते हैं। आज के इस वेबिनार से हमें इनके अनुभव, ज्ञान और व्यवहारिक दृष्टिकोण से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। मैं पूरे सम्मान और आदर के साथ डॉक्टर सत्येंद्र प्रसन्न सिंह का इस वेबिनार में स्वागत करती हूं तथा इनसे निवेदन करती हूं कि अपने अमूल्य विचार हम सभी के साथ साझा करें। सर, आपका IFPH के सभी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ऑडिबल हूं मैम मैं? यस सर। ओके मैम। मैम ये ऑप्शन जो शेयरिंग वाला है, एक बार प्लीज मुझे गाइड करेंगे आप? ओके सर, आपने अपना स्क्रीन शेयर कर लिया था, आपका PPT नहीं खुल रहा था। बस आप एक बार उसको फिर से जी जी ओपन जी। करके देखिए। आपके लैपटॉप में वो आपने जो PPT प्रिपेयर किया है वो ओपन हो रहा है सर? नहीं हो रहा है मैम, ये मोबाइल में ओपन हो रहा है, पीसी में नहीं हो रहा है मैम ये। सर, तो आप अपने मोबाइल से भी आप जो 3 डॉट लिखा मोबाइल पे जो स्क्रीन आ रहा है उसमें जो 3 डॉट बने हैं और मोर लिखा हुआ है, वहां पे आप क्लिक करिएगा तो स्टार्ट शेयर का एक ऑप्शन आता है और उसमें शेयर स्क्रीन का एक ग्रीन कलर के बॉक्स से रहता है, वहां से आप सर शेयर कर मैम ये सकते हैं। 3 डॉट जो आप बता रहे हैं कहाँ पर है मैम ये? सर, आप अभी मोबाइल से ज्वाइन किए व्हाट्सएप हुए में? हैं? व्हाट्सएप में मैम, है हाँ। ना? नो नहीं, नो सर, ये लैपटॉप में है, आप जो लैपटॉप में है। ओके ओके लैपटॉप पे है। हाँ जी। एक मिनट सर, वहां पे मोर का ऑप्शन आ रहा है, मोर लैपटॉप में। हाँ जी, हाँ जी, मोर का है। जी उस पे क्लिक करिए सर। जी। उस पे स्टार्ट शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा। कैप्शंस है, डॉक्स, नोट्स, व्हाइट बोर्ड। कैप्शन, डॉक्स, नोट्स, व्हाइट बोर्ड। नोट्स, व्हाइट बोर्ड, रिसेट टू डिफॉल्ट, उसमें शेयर स्टार्ट नोट्स ऑप्शन। शेयर नोट्स ऑप्शन। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे में, तो शेयर स्क्रीन का भी ऑप्शन आ रहा है। हाँ जी, शेयर स्क्रीन का ऑप्शन तो आ रहा है मैम। हाँ सर, उसको क्लिक करिए, शेयर स्क्रीन का उसको क्लिक करिए। हाँ जी। हाँ, वहां पे क्लिक करने पर स्क्रीन शेयर होने लगना चाहिए। ये सर, आपका स्क्रीन तो शेयर हो रहा है। आप अब हम्म। बस अपना PPT ओपन करेंगे तो वो सबको वो शेयर रहेगा सर। जी। ये नहीं ओपन हो रहा है मैम। ये सर, आपके PPT में ही प्रॉब्लम है, वो PPT नहीं ओपन हो रहा है।
अगर यस यस। लैपटॉप में अगर ये ओपन हो रहा है तो आ, ये चलिए कोई बात नहीं मैम, है सर ना। आप अगर आप मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं तो मोबाइल से भी शेयर कर सकते हैं सर। मोबाइल से। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, यहाँ पर इंट्रोडक्शन देने के लिए मेरा, इतने आदर पूर्वक यहाँ पर इस मंच पर बुलाने के लिए, सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पिछली बार जब हमने इस मंच पर, मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था, एसेंस ऑफ लॉ ऑफ मिनिमम। एसेंस ऑफ लॉ ऑफ मिनिमम, उस चीज पर बोलते हुए सबसे ज्यादा फोकस जो मेरा होता है प्रैक्टिस लाइफ में, और जब से मैंने मेरी पर्सनल प्रैक्टिस भी स्टार्ट की है, और मेरे कॉलेज टाइम में भी जब मैं मेरे टीचर के यहाँ, मेरे गुरु के यहाँ जब मैं क्लिनिक पर जाता था उनके, लगातार मैंने 6 साल सर के क्लिनिक पर पेशेंट्स को देखा है, और लगभग उनकी गाइडेंस में लगभग 4,500 5,000 पेशेंट्स मैंने देखे हैं रतलाम में। और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसमें, और तब से ही सिंगल ड्रग, और सिंगल ड्रग के साथ साथ जितना मिनिमम डोज हम मेडिसिन का पेशेंट को दे सकते हैं, उस चीज की कोशिश करते थे हम क्लिनिक पर। लेकिन उस कॉलेज टाइम के दौरान, और उसके बाद फिर जब मैं एमडी करने यहाँ बड़ोदरा शहर में आया, और बड़ोदरा शहर में एमडी करने के बाद जब महालक्ष्मी जी महिला कॉलेज में मैंने एज ए फार्मेसी प्रोफेसर ज्वाइन किया फार्मेसी डिपार्टमेंट में, तब से ये मेरा धीरे धीरे और क्लिनिकल ज्यादा एक्सपीरियंस जब बढ़ता गया, तब लॉ ऑफ मिनिमम या एसेंस ऑफ लॉ ऑफ मिनिमम, इस चीज के ऊपर मैंने और बेहतर तरीके से काम करना शुरू किया। और ये चीज मैंने बहुत अच्छे से अपने प्रैक्टिस लाइफ में देखा कि जितना ज्यादा मिनिमम क्वांटिटी हम ड्रग का यूज कर सकते हैं पेशेंट में, और मिनिमम से जितना हमको बेटर रिजल्ट मिल सकता है, उतना हमको कभी भी एक्सेस यूज ऑफ मेडिकेशंस में नहीं मिल सकता। तो मैं अपने लेक्चर की शुरुआत वहीं से करूंगा मैम, कि लॉ ऑफ मिनिमम से जो हमने स्टार्ट किया था। आज जो मेरा टॉपिक है, सेल्डम यूज ऑफ 50 मिलीसिमल स्केल। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि 50 मिलीसिमल स्केल जो है, ये एक ऐसा स्केल है जिसको कि आज भी पूरे वर्ल्ड में, और जब पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो आज के टाइम पे एक ऐसा समय आ गया है, ऐसा मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है, कि जो होम्योपैथी का क्रेज या जो होम्योपैथी का सक्सेस रेट एक कभी अमेरिका में हुआ करता था या यूरोपियन कंट्रीज में हुआ करता था, या जो अमेरिका में जो दबदबा था होम्योपैथी का, आज वो कहीं ना कहीं इंडिया में शिफ्ट हो चुका है। और भारत में होम्योपैथिक डॉक्टर्स के रेट भी बढ़ रहे हैं, अच्छे प्रैक्टिशनर्स के भी रेट बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ जितने अच्छे रिजल्ट्स होम्योपैथिक डॉक्टर्स भारत से दे रहे हैं, उतना शायद वर्ल्ड वाइड अभी इतने नहीं रह गए हैं जो एक समय था अमेरिका में होम्योपैथिक डॉक्टर्स का। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक 21वीं सदी जो है भारत में होम्योपैथी को लेकर के, ये बहुत ही ज्यादा सिंसियर है, एक्टिव है। इसके ऊपर 50 मिलीसिमल स्केल, जो आज का विषय है हमारा, सेल्डम यूज ऑफ 50 मिलीसिमल स्केल, ये स्केल अगर हम देखने जाएं तो डेसिमल स्केल और सेंटेसिमल स्केल बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स ने स्टार्ट किया और यूज करते हैं। सेंटेसिमल स्केल यूज मेरे पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में भी मैंने देखा कि मेरे गुरु ने सालों साल सेंटेसिमल स्केल यूज किया। लेकिन मैंने जैसे कि शुरुआत में ही बताया कि 6 सालों की प्रैक्टिस लाइफ में भी, 6 सालों की प्रैक्टिस लाइफ में भी मैंने सर के साथ क्लिनिक पर लगभग 4,500 पेशेंट्स देखे। लेकिन उन 4,500 पेशेंट्स में से अगर मुझे सही याद है तो शायद सर ने 5 या 6 पेशेंट्स में मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा सर ने 5 या 6 पेशेंट्स में 50 मिलीसिमल स्केल का यूज किया था। अदरवाइज जितने और पेशेंट्स थे उन सभी में सेंटिसिमल स्केल का ही यूज हुआ करता था। 50 मिलीसिमल स्केल इतने विद्वान मेरे गुरु, लेकिन वो भी कई बार प्रैक्टिस लाइफ में यूज नहीं करते थे। और पढ़ाते पढ़ाते फार्मेसी, जब अभी मुझे लगभग 4.5 साल हो गया है फार्मेसी पढ़ाते हुए, शुरुआत के 4 साल तो 50 मिलीसिमल स्केल का जब हम स्केल्स में टॉपिक पढ़ाया करते थे,
तब जैसे एक सारी चीजें पढ़ाते हैं उसी तरीके से हम पढ़ा दिया करते थे उस चीज को भी, 50 मिलीसिमल स्केल को भी। लेकिन ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव से मैंने ये सीखा है पिछले 8 से 10 महीनों के अंदर, जब 50 मिलीसिमल स्केल का यूज करना मैंने खुद शुरू किया अपनी प्रैक्टिस लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, और कुछ पेशेंट्स को 50 मिलीसिमल स्केल देने के बाद उसके अंदर क्या रिजल्ट्स मैंने जो देखे, वो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मैं अपने आप को बोलूंगा कि आज इस तरह से होम्योपैथी प्रैक्टिस मैं भगवान की दया से कर रहा हूं कि लगभग अगर मैं 10 पेशेंट देखता हूं तो उसमें से 7 पेशेंट्स को मैं क्योर कर ही देता हूं। लगभग 7 पेशेंट को क्योर अगर मैं कर देता हूं तो ये मेरे लिए एक बहुत ही सुखद विषय है। मैं खुश हूं अपने सेंटेसिमल स्केल के प्रिस्क्रिप्शन से। लेकिन जो 3 पेशेंट बचते हैं या कभी 4 पेशेंट बच जाए 10 में से जो क्योर नहीं हुए, उन पेशेंट्स में आज ये लेक्चर जितने भी लोग सुन रहे हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, विद्यार्थी हैं, आने वाले समय में जो होम्योपैथी प्रैक्टिस करने वाले हैं, या जो होम्योपैथी से बहुत प्रेम करते हैं, या जो भी लोग इस वीडियो को सुनेंगे, मैं हमेशा से अब पिछले 8 से 10 महीनों में मैंने ये अपने क्लासरूम्स में बोलना स्टार्ट किया है, शुरू किया है अपने स्टूडेंट्स को भी, कि सेंट स्केल से शुरुआत प्रैक्टिस करना हमने जरूर शुरू किया है अपने जीवन में। लेकिन धीरे धीरे अब एक ऐसा समय आ रहा है प्रैक्टिस लाइफ में जहां पर शायद सेंट स्केल से शिफ्ट होकर के अब 50 मिलीसिमल स्केल पर अब शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के अगर रिजल्ट 50 मिलीसिमल स्केल में मिलेंगे तो शायद किसी भी प्रैक्टिशनर को शिफ्ट होना ही चाहिए 50 मिलीसिमल स्केल में। सबसे पहली बात, हैनीमैन सर के 3 फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स, लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स और लॉ ऑफ मिनिमम, ये तीनों ही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो डॉक्टर हैनीमैन सर ने हम सभी को दिया, और ये इतने बेसिक प्रिंसिपल्स हैं होम्योपैथी के कि इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर होम्योपैथी पूरी तरीके से निर्भर करती है। और इन 3 प्रिंसिपल्स को पकड़ करके जो भी होम्योपैथी प्रैक्टिशनर अपनी प्रैक्टिस करता है, मेरे अनुभव के हिसाब से वो कभी भी फेलियर के चांसेस में नहीं जा सकता है। उसका फेलियर होने के चांसेस निल है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि फेल होते ही नहीं है, मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर फेल हुआ हूं। कई सारे केसेस ऐसे हैं मेरे पास जिनमें मुझे खुद पेशेंट से वो अपीजमेंट नहीं मिली, वो अप्रिसिएशन नहीं मिला जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। कई मेरे प्रिस्क्रिप्शन ऐसे रॉन्ग गए हैं। कई बार मैंने मेडिसिन, या तो मैंने मेडिसिन गलत प्रिस्क्राइब की है, या फिर वहां पर पोटेंसी सिलेक्शन गलत हुआ, या जो भी हुआ। आज का जो मेरा विषय है इन 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में, वो मुझे ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ मिनिमम जो है, लॉ ऑफ मिनिमम को सबसे अच्छे तरीके से, अगर कोई स्केल, डेसिमल स्केल या सेंटेसिमल स्केल या 50 मिलीसिमल स्केल, अगर इन तीनों स्केल्स में से सबसे अच्छे तरीके से अगर कोई लॉ ऑफ मिनिमम को फॉलो करता है तो वो है 50 मिलीसिमल स्केल। 50 मिलीसिमल स्केल यहां पर एक ऐसा स्केल जो डॉक्टर हैनीमैन सर ने 1843 में हैनीमैन सर की डेथ हुई, और 1842 तक हैनीमैन सर जो है वो 50 मिलीसिमल स्केल का जो लिटरेचर था उसको वो कंप्लीट कर चुके थे, उसको वो लिख चुके थे। और लॉ ऑफ मिनिमम जिसको कि वो फॉलो किया करते थे बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस में, उसको वो पूरी तरीके से सिद्धांत के रूप में 50 मिलीसिमल स्केल को वो लिख चुके थे। पहला जो मेरा पॉइंट है, एलोपैथी एंड होम्योपैथी में सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन पॉइंट क्या है जो दोनों को अलग बनाता है। एलोपैथी जो है वो रिडक्शनिज्म की फॉलोवर है। वो एक सिरे से आप देखने जाए तो रिड्यूस करता जाता है, रिड्यूस करता जाता है इन सेंस कि हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन के लिए उनके पास एक स्पेशलिस्ट है। लेकिन अगर हम होम्योपैथी से कंपेयर करें तो हमारे पास होलिज्म का कंसेप्ट है। उनके पास है रिडक्शनिज्म, हमारे पास है होलिज्म। रिडक्शनिज्म जहां पर कि उनके पास हर एक ऑर्गन के लिए, हर एक बॉडी पार्ट के लिए उनके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग विषयों के उनके पास स्पेशलिस्ट हैं। इस पर मैं एक कोटेशन देना चाहूंगा, डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस ने अपनी फिलॉसफी में लिखा है, उनके समय तक जब उन्होंने, स्टुअर्ट क्लॉस ने फिलॉसफी लिखी, उनके समय तक 64 अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट विभाग थे जहां पर कि अलग अलग स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर्स बैठा करते थे। कोई
ईएनटी है, कोई एप्थल्मोलॉजिस्ट है, कोई गैस्ट्रोलॉजिस्ट है, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, इस तरह से अलग अलग विभाग। तो रिडक्शियोनिज्म। और दूसरा हमारा जो कंसेप्ट है होम्योपैथी का कंसेप्ट, वो है होलिज्म। तो हम पूरी बॉडी को एज अ होल मान करके हम ठीक करते हैं। दूसरी बात जो हम सभी फॉलो करते हैं थ्री फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बाद, वो है थियरी ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। कि हम थियरी ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन को ध्यान में रख करके कि बॉडी एज अ होल, पर्सन एज अ होल को हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं मेडिसिन, ना कि किसी डिजीज कंडीशन को। अगर आज के समय में हम किसी बीमारी को पढ़ने के लिए जाएंगे तो इंटरनेट पर जो आज के समय में जो अवेलेबल है सोर्स, कि 20,000 से ज्यादा बीमारियों के नाम नाम सहित उनके डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। 20,000 से ज्यादा। अब अगर इन 20,000 को आप एक तरफ रखेंगे तो शायद एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन पर्यंत में इन 20,000 बीमारियों के बारे में सिर्फ पढ़ता ही रह जाएगा। डिफरेंशिएट करके मेडिसिन कैसे देना है, ट्रीट कैसे करना है पेशेंट को, उसकी हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है, वो शायद चीजें नहीं कर पाएगा। लेकिन ये चीजें होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए संभव है, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर गैस्ट्राइटिस के लिए दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करता है, वो उस पर्सन एज ए होल के लिए दवाई प्रिस्क्राइब करता है। दूसरी चीज है कि होम्योपैथिक जो प्रिस्क्राइबर है, this was the time until date the homeopaths still not using homeopaths are using centesimal scale, the wait and watch method। wait and watch method मतलब सेंटेसिमल स्केल का जो सबसे बड़ा डिमेरिट है, जिसकी वजह से हैनीमैन सर बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे, और इसीलिए हैनीमैन सर ने वेट एंड वॉच मेथड या जो सेंटेसिमल स्केल जो उन्होंने इन्वेंट किया था, हैनीमैन सर ने दो ही स्केल इन्वेंट किया, सेंटेसिमल स्केल और 50 मिलीसिमल स्केल। डेसिमल स्केल जो है वो डॉक्टर हैरिंग ने इन्वेंट किया था 1833 से लेकर के 1835 के बीच में। तो दो स्केल जो हैनीमैन सर ने इन्वेंट किया, सेंटेसिमल स्केल और 50 मिलीसिमल स्केल। सेंटेसिमल स्केल से हैनीमैन सर इतने ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे, वो संतुष्ट नहीं थे सेंटेसिमल स्केल के प्रिस्क्रिप्शन से कई बार, क्योंकि इस प्रिस्क्रिप्शन से कई बार पेशेंट के अंदर एग्रावेशन देखने को मिलता था, जो कि एक सबसे बड़ा डिमेरिट पॉइंट हुआ करता था। और कई ऑथर्स तो यहां तक लिखते हैं कि वो पेशेंट्स इतने ज्यादा एग्रावेट हो जाते थे कि जब वो पेशेंट्स आते थे हैनीमैन सर के पास तब शायद अच्छी कंडीशन में होते थे, और दवाइयां लेने के बाद कुछ समय के बाद पेशेंट्स की हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाया करती थी। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिमेरिट जो सेंटेसिमल स्केल में देखने को मिलता है। ये चीज मैंने मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी 2 बार अनुभव किया है, जहां पर कि मिनिमम क्वांटिटी में, मैं फिर बोल रहा हूं, मिनिमम क्वांटिटी में मेडिसिन देने के बाद भी पेशेंट के अंदर एग्रावेशन आया है। ये मैंने मेरे व्यक्तिगत जीवन में 2 बार देखा है, या शायद 3 बार देखा है। और मैंने मेरे विद्यार्थी जीवन में भी सेंटेसिमल स्केल, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे गुरु भी वही यूज किया करते थे, और वहां पर भी मैंने 2 से 3 बार एग्रावेशन होते हुए देखा है। तो एग्रावेशन ये एक सबसे बड़ा डिमेरिट जो सेंटेसिमल स्केल में था। दूसरा जो सबसे बड़ा डिमेरिट सेंटेसिमल स्केल में था वो ये है कि वहां पर उस चीज में आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, जो जैसा कि आज भी मुझे देखने को मिलता है कि अगर मैंने किसी मेडिसिन का एक डोज दे दिया, अभी मैंने रिसेंटली एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया एक पेशेंट को जो कि नर्सिंग स्टाफ पेशेंट है, और उन्होंने लगभग 30-32 सालों से एलर्जी की मेडिसिन वो ले रही थी, और भी उनके पास मल्टीपल कंप्लेंट्स थे। केस लेने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इनको मर्कसोल देना चाहिए, मर्कसोल दिया मैंने, मर्कसोल 30 से शुरुआत की, और 2 डोज लेने के बाद आज 15 से 20 दिन हो गए हैं और उनके अंदर कोई सिम्टम ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। जब उनका फॉलोअप में पेशेंट आए तो उन्होंने बोला 60% रिलीफ है। 2 दिन 3 दिन के बाद पता चला कि उनका जो रिलीफ है वो 70 to 80% हो चुका है। मतलब प्रिस्क्रिप्शन अगर सही गया है आपका, तो यहां पर रिलीफ तो पेशेंट को हो ही रहा है, पेशेंट को रिलीफ बहुत अच्छे से हो रहा है। लेकिन ये वेट एंड वॉच जो स्केल है, सेंटेसिमल स्केल है, इसमें कितना वेट एंड वॉच करना है। यहां पर मुझे रिजल्ट मिल गया तो मैं सेटिस्फाइड हूं, पेशेंट सेटिस्फाइड है। लेकिन कई बार जब रिजल्ट नहीं मिलता, उस दौरान हमको ये बड़ा उलझन में रहते हैं कि पेशेंट ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं हमने अलग या गलत मेडिसिन तो नहीं दे दिया है, या गलत डोज तो नहीं दे दिया है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, जो तकलीफें हुआ करती थी सेंटेसिमल स्केल में, ये चीज हैनीमैन सर को गवारा नहीं था।
हैनीमैन सर उस चीज से बिल्कुल परे आना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने 50 मिलीसिमल स्केल, उन्होंने और ड्रग को मिनिमाइज करने का कोशिश किया। अब यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि हैनीमैन सर ने 50 मिलीसिमल स्केल नाम नहीं दिया है। ये नाम दिया गया था, जेनेवा के डॉक्टर थे, डॉक्टर पियर स्मिथ। तो ये नाम डॉक्टर पियर स्मिथ ने दिया था, और उनके द्वारा ये नाम दिया गया था 50 मिलीसिमल स्केल। हैनीमैन सर ने इस चीज को 1842 में लिख करके पूरा कर दिया था। 50 मिलीसिमल स्केल के बारे में लिख दिया था उन्होंने, और उन्होंने इस चीज को 50 मिलीसिमल स्केल को अपने शब्दों में इसको रिनोवेट डायनामाइजेशन कहा। रिनोवेट डायनामाइजेशन, कि ये एक ऐसा डायनामाइजेशन थियरी है, एक ऐसा डायनामाइजेशन कंसेप्ट है जो कि इट इज अप टू डेट। और उन्होंने 1842 में लिखने के बाद एक लेटर भी लिखा डॉक्टर बोनी हसन को, और उस लेटर के थ्रू उन्होंने ये बताया कि मैं एक ऐसे लिटरेचर तक पहुंच चुका हूं जहां पर कि मैंने रिनोवेट डायनामाइजेशन करके एंड टू द मोस्ट अमेजिंग थियरी उन्होंने ये लिखा है 50 मिलीसिमल स्केल के ऊपर। और मैं माफी चाहूंगा, पीपीटी शेयर नहीं हो पाई है, मैं अपनी पीपीटी स्वयं यहां से पढ़ रहा हूं और आप लोग को बता रहा हूं। Many homeopaths have not taken the advantage of the great power of 50 millisievert potencies, and those who use it only for hypersensitive patient। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो मैं यहां से हटाना चाहूंगा, कि जो लोग 50 मिलीसिमल स्केल को यूज करते भी हैं, वो लोग कई बार हाइपर सेंसिटिव पेशेंट जो होते हैं, जो इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट होते हैं, जिनका सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, कई बार वो लोग 50 मिलीसिमल स्केल जो ड्रग है वो सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स के ऊपर यूज करते हैं। तो ये एक बहुत ही गलत थियरी है, एक बहुत ही गलत कंसेप्ट है। और 50 मिलीसिमल स्केल की मेडिसिन किसी भी पेशेंट के ऊपर दी जा सकती है, कोई भी पेशेंट को आप 50 मिलीसिमल स्केल दे सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक उदाहरण देता हूं कि हैनीमैन सर ने जब सेंटेसिमल स्केल से 50 मिलीसिमल स्केल के ऊपर जब वो शिफ्ट हुए, सेंटेसिमल स्केल की दवाइयां उनके बॉक्स में लगभग 350 से 400 थी, जो वो मेडिकेटेड पिल्स रखा करते थे, सेंटेसिमल स्केल की दवाइयां। और आखिरी समय में हैनीमैन सर के पास 1700 से ज्यादा बॉटल्स 50 मिलीसिमल स्केल की थी। मतलब सेंटेसिमल स्केल से 50 मिलीसिमल स्केल के ऊपर हैनीमैन सर पूरी तरह से शिफ्ट हो चुके थे, वो अपना नजरिया बिल्कुल बदल चुके थे, और सेंटेसिमल स्केल के ऊपर उनका विश्वास बहुत कम हो चुका था। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि 50 मिलीसिमल स्केल अभी तक फिर यूज क्यों नहीं होता, जब 1842 में ही हैनीमैन सर ने लिख करके इस लिटरेचर को पूरा कर दिया था। तो ये लिटरेचर इतना लेट क्यों, और बहुत सारे होम्योपैथ्स इसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, अपनी प्रैक्टिस लाइफ में क्यों नहीं इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं मेरी स्वयं की बात करूं तो 4.5 साल की प्रैक्टिस में मैंने अभी तक 50 मिलीसिमल स्केल को बहुत कम यूज किया है, और पिछले 8 से 10 महीनों में ही कुछ पेशेंट के ऊपर मैंने प्रयोग करना स्टार्ट किया है, इसको शुरू किया है इसको। और मिनिमम यूज है इस 50 मिलीसिमल स्केल का। दूसरा जो पॉइंट है, बट द मेन एम इज टू एक्सेलरेट द क्योर फॉर ऑल आवर पेशेंट्स वाइल मिनिमाइजिंग द एग्रावेशन। ये एक दूसरा जो सबसे बड़ा चीज है 50 मिलीसिमल स्केल का, कि किसी भी पेशेंट में, किसी भी मरीज में 50 मिलीसिमल स्केल की मेडिसिन देने के बाद एग्रावेशन के चांसेस, जो कि एक सबसे बड़ी तकलीफ है, कई बार मैं ऐसा बोलूंगा कि ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है, कि एग्रावेशन जो पेशेंट को आ जाता है, इस चीज से बिल्कुल बचा जा सकता है अगर 50 मिलीसिमल स्केल का यूज 50 मिलीसिमल स्केल का यूज अगर होम्योपैथिक डॉक्टर्स अपनी क्लिनिक पर शुरू करें, तो एग्रावेशन के चांसेस, ऐसा नहीं है कि एग्रावेशन नहीं आएगा, एग्रावेशन आने के चांसेस फिर भी हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव है कि शायद 5,000 मरीजों में से शायद कोई ऐसे 2 या 3 मरीज हो सकते हैं जिनको कभी एग्रावेशन आने के चांसेस हो सकते हैं, वरना एग्रावेशन नहीं आएगा। एग्रावेशन आने के चांसेस नील हैं 50 मिलीसिमल स्केल में। लेकिन सेंटेसिमल स्केल में शायद जो मेरा अनुभव है कि यदि आप 500 पेशेंट्स देखते हैं तो शायद 2 पेशेंट में आपको एग्रावेशन देखने को मिलेगा। ये 50 मिलीसिमल स्केल का सबसे बड़ा मेरिट पॉइंट है कि एग्रावेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा, पेशेंट एग्रावेशन में जाएगा ही नहीं आपका। बहुत मिनिमम चांसेस है कि पेशेंट किस तरीके से एग्रावेट हो।
डॉक्टर हैनीमैन डेवलप्ड 50 मिलीसिमल स्केल पोटेंसीज एट द एंड ऑफ हिज लाइफ। जब 8 से 10 साल उनके जीवन का शेष बचा था, तब उन्होंने 50 मिलीसिमल स्केल की रचना की। उन्होंने इस किताब को पूरी तरीके से लिखा। बीइंग अ मास्टर फार्मासिस्ट, ही डेवलप्ड अ टेक्निक फॉर मेकिंग द रेमेडीज डीपर एंड फास्टर एक्टिंग while at the same time more gentle। यानी डीप और फास्ट एक्ट तो करेंगे ही। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से डीप एक्टिंग रेमेडीज हैं, डीप एक्टिंग मेडिसिन हैं। जिस तरीके से लाइकोपोडियम है, सल्फर है, कैलकेरिया फॉस है, कैलकेरिया काव है, फॉस्फोरस है, नेट्रम्यूर है, साइलेशिया है, जो पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज है, पॉलीक्रेस्ट जो ड्रग्स हैं, वो डीप एक्टिंग तो काम करेंगी ही, लेकिन उसके साथ ही साथ रैपिड और जेंटल भी होगा। रैपिड के ऊपर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे एक गुरु थे, वो कहा करते थे कि होम्योपैथ फेल है, होम्योपैथी फेल नहीं है, और होम्योपैथ स्लो है, होम्योपैथी स्लो नहीं है। तो रैपिड, जेंटल और परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ, ये जो हैनीमैन सर का एफोरिज्म में जो हैनीमैन सर ने कहा है कि रैपिड, जेंटल और परमानेंट। मैं 4.5 वर्षों से फार्मेसी का प्रोफेसर होने के नाते मैं ये चीज कह सकता हूं कि रैपिड, जेंटल और परमानेंट, ये चीज 50 मिलीसिमल स्केल से बेहतर शायद और कोई दूसरा स्केल जल्दी करके दे नहीं सकता। जितना जेंटल, जितना माइल्डली पेशेंट को दवा देने के बाद, मरीज को पेशेंट देने के बाद, बिना किसी एग्रावेशन के, बिना किसी तकलीफ के पेशेंट ठीक हो जाए, बिना किसी तकलीफ में आए, इससे ज्यादा जेंटल चीज और कोई दूसरी हो नहीं सकती प्रैक्टिस लाइफ में, और इससे ज्यादा बड़ा सुकून कोई और दे नहीं सकता प्रैक्टिस लाइफ में। Being a master pharmacist, he developed a technique for making the remedies deeper and faster while at the same time more gentle। बहुत ही अच्छे तरीके से, जेंटल तरीके से, बिना पेशेंट को तकलीफ दिए 50 मिलीसिमल स्केल्स अपना काम करती है, लॉ ऑफ मिनिमम को फॉलो करते हुए। तीनों ही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में, 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स। अगर आप मुझसे पूछें कि तीनों फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में सबसे अच्छा प्रिंसिपल मेरा कौन सा प्रिय है, तो मैं बोलूंगा लॉ ऑफ मिनिमम। मैं फार्मेसी पढ़ाते हुए भी और मटेरिया मेडिका पढ़ाते हुए भी मेरा हमेशा ध्यान, हमेशा यही फोकस होता है स्टूडेंट्स को कि लॉ ऑफ मिनिमम के पास कितना ले जाया जाए। हम सभी जानते हैं, होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि होम्योपैथी कई सारे डॉक्टर्स किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। यहां पर हम लॉ ऑफ मिनिमम की बात कर रहे हैं, हम सिंगल ड्रग की बात कर रहे हैं, और कई सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो 3 डायल्यूशन बेस्ड मेडिसिन देते हैं, 4 देते हैं, 5 देते हैं, 6 देते हैं। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है 7 डायल्यूशन बेस्ड मेडिसिन एट अ टाइम, एक ही समय में पेशेंट को दिया गया है, 30-30 ml की फाइल में भर करके, और पेशेंट को यह कहा गया है कि 4-4 बूंद इसमें से पीते रहिए। 4 बूंद अभी पी लीजिए, 10 मिनट बाद 4 बूंद दूसरी दवा से पी लीजिए, 4 बूंद तीसरी दवा से पी लीजिए। आप सोचिए, कहां हम 50 मिलीसिमल स्केल की बात कर रहे हैं, और कहां वो डॉक्टर्स जो होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस तरीके से पेशेंट को 6 से 7 डायल्यूशन बेस्ड मेडिसिन दे दिया उन्होंने, और उसके ऊपर फिर मदर टिंचर्स भी दिया है, उसके ऊपर फिर उन्होंने बायोकेमिक बायोकेमिक टैबलेट्स भी दिया है। तो ये कहीं से ऐसे प्रैक्टिशनर्स जो हैं, वो कहीं से कहीं तक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स नहीं रह गए, वो लोग तो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स हो गए। इतनी सारी दवाइयां जब एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर देता है, तो ये संशय मन में उठती है, ये क्वेश्चन मार्क मन में उठता है, क्या ये होम्योपैथी है या ये एलोपैथी है। क्योंकि जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, वो 18 टैबलेट, 20 टैबलेट, 15 टैबलेट उस समय के एक दिन के एक समय में खा रहे हैं, और कई पेशेंट ऐसे हैं जो सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम मिला करके वो 30-35 टैबलेट तक लेते हैं। अगर क्रॉनिक केसेस की हम बात करें तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं। उस जगह पर 50 मिलीसिमल स्केल जब हम यूज करते हैं, तो सिर्फ एक पॉपी साइज पिल का यूज करना है। उस विषय पर मैं आऊंगा बाद में कि किस तरीके से
50 मिलीसिमल स्केल को डिस्पेंस किया जाए। Henneman invented two scales, centesimal scale and 50 मिलीसिमल स्केल। सेंटेसिमल स्केल का रेशियो है 1:100 और 50 मिलीसिमल स्केल का रेशियो है 1:50,000। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि सेंटेसिमल स्केल, इससे हैनीमैन सर सेटिस्फाइड नहीं थे। सेटिस्फाइड इसलिए नहीं थे, संतुष्टि इसलिए नहीं थी क्योंकि पेशेंट्स को एग्रावेशन हो रहा था, उनको तकलीफ हो रही थी, और उन्होंने इस बात को 1:100 में, यानी 1 पार्ट ऑफ ड्रग सब्सटेंस और 100 पार्ट व्हीकल्स, उसमें डिसॉल्व करके जब उन्होंने दवाई बनाया, तब उन्होंने देखा कि मेडिसिन की क्वांटिटी अभी भी ज्यादा है और इस क्वांटिटी को कम करना है। और उसके बाद जब उन्होंने 1:50,000, जब 1:50,000 50 मिलीसिमल स्केल का आविष्कार किया, तब उन्होंने देखा कि एग्रावेशन के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं। अब आप देखिए 1:100 कहां है और 1:50,000 कहां है, यानी 100 से सीधे वो 50,000 की तरफ चले गए, जहां पर कि उन्होंने ये अनुभव किया कि जितना ज्यादा हम अपनी दवाइयों को डिसॉल्व करते हुए जाएंगे, जिसको कि उन्होंने नाम दिया थियरी ऑफ पोटेंटाइजेशन। थियरी ऑफ पोटेंटाइजेशन में जितनी ज्यादा उन दवाइयों को डिसॉल्व करते हुए चले गए हो और स्ट्रोक्स देते चले गए। स्ट्रोक्स के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि हैनीमैन सर ने जब स्ट्रोक्स देना शुरू किया, जब उन्होंने स्ट्रोक्स देना शुरू किया, उस समय तक हैनीमैन सर सिर्फ 2 स्ट्रोक्स दिया करते थे और 2 स्ट्रोक देने के बाद वो दवाइयां डिस्पेंस कर दिया करते थे, अपने पेशेंट्स को दे दिया करते थे। लेकिन 2 स्ट्रोक से फिर आज हम ये थियरी पढ़ते हैं कि सेंटेसिमल स्केल में 10 स्ट्रोक्स देंगे और 50 मिलीसिमल स्केल में 100 स्ट्रोक्स देंगे दवाइयां बनाने के लिए। ये 2 स्ट्रोक से 10 स्ट्रोक पर आना और 10 स्ट्रोक से फिर 100 स्ट्रोक पर जाना, ये कोई 1 साल का या 2 साल का उनका रिसर्च नहीं था। इसमें उन्होंने कई साल दिए। जैसे कि हम जानते हैं कि 1796 में लगभग हैनीमैन सर ने ये अनाउंस कर दिया कि अब दुनिया को एक नई पैथी मिलने वाली है, एक ऐसी पैथी मिलने वाली है जो रैपिड, जेंटल और परमानेंट क्योर देगी। इस चीज का जब शुरुआत हुआ 1796 में, तो 1800 तक थियरी ऑफ पोटेंटाइजेशन का कोई जिक्र नहीं था। लगभग 1800 तक कोई थियरी ऑफ पोटेंटाइजेशन का बहुत चर्चा नहीं था होम्योपैथिक जगत में। और 1800 के बाद जब थियरी ऑफ पोटेंटाइजेशन ने धीरे धीरे कदम रखना शुरू किया, हैनीमैन सर ने उस चीज के ऊपर जब काम किया, उनके फॉलोअर्स ने जब काम किया, डेसिमल स्केल को इन्वेंट करने वाले डॉक्टर हैरिंग, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हैरिंग, जो कि जर्मनी से आए हुए थे, और डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हैरिंग को जर्मन के एलोपैथ्स ने, वहां के एलोपैथिक डॉक्टर्स ने हैनीमैन सर के अगेंस्ट में लिखने के लिए भेजा था कि आप जाइए और डॉक्टर हैनीमैन के अगेंस्ट में आर्टिकल्स लिखिए। अगेंस्ट में उनके आर्टिकल्स लिखने के लिए डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हैरिंग को भेजा था। लेकिन डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हैरिंग इतने ज्यादा प्रभावित हुए हैनीमैन सर से और हैनीमैन सर के लिटरेचर से, जब उन्होंने पूरी लिटरेचर को पढ़ा, जब उन्होंने समझा, तब वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि वो खुद अपने आप ही होम्योपैथिक जगत में उन्होंने आने का निश्चय किया। और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हैरिंग का कितना बड़ा योगदान है होम्योपैथिक जगत में। आज हैरिंग गाइडिंग सिम्टम्स हम जब पढ़ते हैं, पूरे 10 वॉल्यूम्स पढ़ते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा योगदान हम समझते हैं कि डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हैरिंग ने जो होम्योपैथिक जगत को दिया है, पहली बात। दूसरी बात, ओफिडिया ग्रुप। मुझे लगता है कि कोई भी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर होगा, चाहे वो किसी भी स्केल में प्रैक्टिस करता हो, डेसिमल स्केल, सेंटेसिमल स्केल या 50 मिलीसिमल स्केल में, वो किसी भी स्केल में प्रैक्टिस करे, लेकिन ओफिडिया ग्रुप उसने कभी ना कभी अपने जीवन में जरूर इस्तेमाल किया होगा। और मैं तो ये मानता हूं कि 10 में से शायद 2 पेशेंट्स को हम ओफिडिया ग्रुप की दवाइयां जरूर देते हैं। और जिस तरह से उन्होंने लेकैसिस, नाजा, क्रोटेलस हॉरिडेस और तमाम दवाइयां, इलैप्स, उन्होंने जितनी दवाइयों का विश्लेषण किया, उन्होंने जितनी दवाइयों का रिसर्च किया, रिसर्च एनालिसिस उन्होंने जितनी दवाइयों का किया, ड्रग प्रूविंग जितनी दवाइयों का किया, होम्योपैथिक जगत हमेशा डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हैरिंग का आभारी रहेगा। मैं फिर से उसी विषय पर आ रहा हूं, 50 मिलीसिमल स्केल पे। द हायर number of dilutions raises the power of the remedy with
वेरी हाई एंड मिनिमाइजेस द एग्रावेशन चांसेस। ये एक पॉइंट, ये जितनी भी मैं लाइनें पढ़ रहा हूं, ये लाइनें जो हैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन 6th एडिशन से ली गई हैं, पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर आरपी पटेल सर की बुक से ली गई है, माई एक्सपीरियंस विद 50 मिलिसिमल स्केल्स। खाली इन दो किताबों का मैंने इसमें जिक्र किया है, और इन्हीं बिब्लियोग्राफी में दो ही बुक्स का मैंने इसमें जिक्र किया है। तो ये जो एक सेंटेंस लिखा गया है, द हायर नंबर ऑफ डायल्यूशंस रेजेस द पावर ऑफ द रेमेडी वेरी हाई एंड मिनिमाइजेस द एग्रावेशन चांसेस। यानी 1:100 से जब हैनीमैन सर 1:50,000 पर आ गए, तो यहां पर उन्होंने ये अनुभव किया कि अब एग्रावेशन के चांसेस बहुत कम है, बहुत नील है, और अब एग्रावेशन कम से कम होगा पेशेंट को। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एग्रावेशन होने के चांसेस बहुत ही कम हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि 5,000 पेशेंट्स में से शायद ऐसे 5 पेशेंट मिले जो बहुत ही ज्यादा इडियोसिंक्रेटिक हैं, हाइपर सेंसिटिव हैं। उन पेशेंट्स को हम शायद और कम क्वांटिटी में दवा देंगे, और मिनिमम क्वांटिटी में दवा देंगे। वो कैसे देंगे, उस विषय पर हम आगे और बात करेंगे, कि जो और ज्यादा हाइपर सेंसिटिव पेशेंट्स होते हैं। This was real mission of Dr. Henneman to reduce the quantity of the medicines and increase the quality of the medicine. ये एक रियल मिशन था। मिशन शब्द को होम्योपैथी में बहुत ज्यादा तराशा जाता है, इसके ऊपर बहुत बात होती है, मिशन। और ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में मिशन शब्द के ऊपर अगर कोई ऑर्गेनन का अच्छा टीचर है, जिसने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को सच में अच्छे से पढ़ा है और समझा है, जो अपने आप में एक फिलोसफर है, अगर ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के ऊपर मिशन शब्द के ऊपर बोलना हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई ऑर्गेनन का टीचर है, तो शायद वो मिशन शब्द के ऊपर 3 घंटे का लेक्चर ले सकता है। नेक्स्ट लाइन, हेंस द मिशन इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट क्योर कैन बी अचीव्ड। तो ये जो लाइन डॉक्टर आरपी पटेल सर लिख रहे हैं अपनी बुक में, कि हेंस द मिशन ऑफ अ होम्योपैथिक फिजिशियन द रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट क्योर। ये आरपी पटेल सर ने अपने पूरे जीवन का मैप जो निचोड़ दिया है इन्होंने, जो माई एक्सपीरियंस विद 50 मिलीसिमल ऑफ स्केल में, 50 मिलीसिमल स्केल में जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने इस चीज को बहुत ही गंभीरता से लिखा है। और उन्होंने लिखा कि आई टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जिस तरीके से 50 मिलीसिमल स्केल की मेडिसिन पेशेंट्स के ऊपर काम करती हैं, ये मैं पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेता हूं कि रैपिड, जेंटल और परमानेंट क्योर ये होम्योपैथिक फिजिशियन को जरूर मिलेगा। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहेंगे कि हिस्ट्री कैसे, किस तरह से हिस्ट्री है 50 मिलीसिमल स्केल की। द इंट्रोडक्शन ऑफ 50 मिलीसिमल स्केल वाज कंप्लीटेड इन 1842। जैसे कि हमने बात करी, 1842 तक डॉक्टर हैनीमैन ने इंट्रोडक्शन पूरा कर दिया था 50 मिलीसिमल स्केल का, लिख करके 1842 तक। लेकिन 1842 के बाद जो उनके पब्लिशर थे, उन्होंने कई सारी ऐसी उनकी शर्तें थी जिसकी वजह से हैनीमैन सर पब्लिश नहीं कर पाए अपनी बुक को, अपनी किताब को, 50 मिलीसिमल स्केल को। और 1843 में सर की डेथ हो गई, सर की मृत्यु हुई। और उसके बाद से बुक की जो पब्लिशिंग अथॉरिटी थी, वो पूरी तरीके से उनकी पत्नी, उनकी जो दूसरी पत्नी थी मैडम मिलेनी, उनके हाथों में चली गई। और उनके हाथों में जाने के बाद वो पब्लिशिंग राइट्स जो था, वो उन्होंने किसी को भी देने से मना कर दिया। तो ये कोटेशन जो है कि कई सारे डॉक्टर्स ने उनसे ये रिक्वेस्ट किया, उन्हें ये मनाया कि आप जो लिटरेचर है, जो जर्मन में हैनीमैन सर ने लिखा है, उसको दीजिए। लेकिन कुछ पैसों की लालच में, और कुछ पैसे नहीं, लगभग $50,000 की वो मांग कर रही थी उस समय पर भी। Dr. Boni Hassan received a letter within 2 months of his death and it was referred to as the highest potency। जैसे कि हैनीमैन सर ने उनको लेटर भेज दिया था डॉक्टर बोनी हसन को। डॉक्टर बोनी हसन और हैनीमैन सर बहुत ही क्लोज फ्रेंड बोल सकते हैं, या फिर अच्छे दोस्त बोल सकते
सकते हैं, हैनीमैन सर ने उनको लेटर जरूर दे दिया था और उसमें उन्होंने लिखा था इट इज द हाईएस्ट पोटेंसी। जैसे कि उन्होंने दो लाइन लिखी, हाईएस्ट पोटेंसी और रिनोवेट डायनामाइजेशन, ये दो शब्द हैनीमैन सर ने लिखा। 50 मिलीसिमल स्केल डॉक्टर पीयर स्मिथ का लो। यस सर। हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा, सर ने बहुत बढ़िया बता रहे थे सतेंद्र सिंह जी। लो, बहुत अच्छा बताए। और जो हमारा 50 मिनिस्मल स्केल की जो दवा के बारे में जानकारी दे रहे थे, और वास्तविक में 50 मिनिस्मल स्केल एक क्यूरेटिव और एक जो है बहुत अच्छी स्केल है, जिसमें हम लोग देते हैं और उसका रिएक्शन भी कम होता है, सर ने भी बताए। तो ये हैंडमैन साहब के रीजन में तो नहीं हो पाया, लेकिन वो बनाए थे और लोग हैंडमैन के बाद जो है हम लोग उपयोग कर, तो बहुत बढ़िया। उनका तो जो है सिंह जी का नेटवर्क गड़बड़ है। बहुत अच्छा मौका हम लोग को मिलता सीखने के लिए, बहुत बता रहे थे। चलिए, टाइम भी हम लोग को जवाब ही दे रहा है, 28 हो रहा है, 2 मिनट का समय है, तो उनको हम धन्यवाद देंगे। हेलो श्रुति जी, आवाज जा रही है? यस सर। सर आपकी हेलो। आवाज आ रही हाँ है। हाँ यस सर, यस सर, हाँ आपकी हाँ आवाज आ रही है सर। हाँ हाँ। तो हम जो है सत्येंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देंगे कि कोशिश किए, लेकिन हम लोग को बीच में ही छोड़ के चले गए नेटवर्क का कारण। लेकिन 50 मिनिस्मल स्केल की दवा बहुत अच्छी है और सब लोग को उपयोग करना चाहिए, कम भी। और इसका समझिए फंडामेंटल जो हमारा लॉ है, जेंटली रैपिडली एंड परमानेंटली, तो यह 50 मिनिस्मल स्केल की दवा परमानेंटली क्योर करते हैं। देखा गया है कि जब भी हम दवा सही यदि सिलेक्शन करेंगे अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिम्टोलॉजिकल, और दवा यदि देते हैं 50 मिनिस्मल, तो एग्रावेशन का भी कम चांस है और हम लोग बीमारी को भी जो है ठीक करेंगे, और खर्च भी कम है इसमें। म्यूनिसिपल स्केल की दवा एक गोली हम डिस्टिल वाटर में बनाकर दे देते हैं, 100 ml के शीशी में, 20 ml के शीशी में। आप उसको आप जो है देते रहिए। तो हम यस भी सर। उपयोग करते हैं, बहुत सी दवाइयां हैं, और खास करके हम हेयर ट्रांसमिशन में इसको उपयोग करते हैं। हेयर ट्रांसमिशन भी करते हैं, तो इसमें भी यस सर। उपयोग करते हैं। और बहुत डायनेमिक नैनो टेक्नोलॉजी इसमें जो है, ऐसे सभी होम्योपैथिक दवा का जो है नैनो टेक्नोलॉजी है, लेकिन यह डायनेमिक मेडिसिन। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है सतेंद्र जी के जो है क्या कहा जाए, ठीक है, ओके। यस। यस सर। सर हमारा समय भी समाप्त हो रहा है। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। सर ये साथ और हम जैसे आज तकनीकी खराबी के कारण हम पूरा वेबिनार अच्छे से नहीं कंडक्ट कर पाए, सर का लेक्चर हाफ ही हो चलिए। पाया है। यस सर। हाँ, तो हम लोग चलिए इसी पर खत्म करके, और जो है यस। घर घर होम्योपैथिक का बढ़ावा दें। और 50 मिनिस्मल स्केल ही ऐसी दवा है कि घर घर होम्योपैथिक और जेंटली रैपिडली एंड परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। थैंक यू। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं IFPH की पूरी टीम की तरफ से डॉक्टर सत्येंद्र सर का धन्यवाद करती हूँ। और अब हिंदी वेबिनार का सेशन समाप्त होता है और ये मैं सेशन अब इंग्लिश सेशन को हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू धानेश सर। Thank you, Dr. Sudhi Sari and the participants from Hindi team.